डेंटल पल्प एक बहुत ही इजी और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए हम इंशाल्लाह इसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाए कि हम ये देख लेते हैं कि पल्प हमारे पास जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू है, जिसमें मैं आपको टिश्यूज़ की वीडियो बताई थी, उसकी लिंक खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो उसमें जो है मैंने सारे आपको हार्ड टिश्यूज़ और सॉफ्ट टिश्यूज़ बताए थे। तो अब हम एक अपना पहला सॉफ्ट टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो डेंटिन और एनामल पढ़ा था दोनों हार्ड टिश्यूज़ थे। तो अब हमारे पास पहला सॉफ्ट टिश्यू आ गया है। तो इसमें हमारे पास सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास 75% क्या है, वाटर है, और इसमें हमारे पास 25% क्या है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, और बहुत 1 to 2% हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है। तो जब हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है यानी मिनरल्स की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है, तो हमारे पास सॉरी मिनरल की क्वांटिटी हमारे पास कम है। तो जब हमारे पास मिनरल की क्वांटिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास टिश्यू जो है वो मिनरलाइज्ड नहीं है इतना, तो वो सॉफ्ट ही रहता है। सही है, तो ये है हमारे पास डेंटल पल्प। अब बेसिकली डेंटल पल्प होता क्या है, ठीक है, हम कहते हैं कि टूथ में हमारे पास कभी सेंसिटिविटी हो रही होती है, डेंटिन हमारे पास सेंसिटिव होता है, वो क्यों होता है, इस पल्प की वजह से, क्योंकि इस पल्प में हमारे पास नर्व्स और ब्लड वेसल आती हैं। तो ये अब बेसिकली पल्प हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस 2-3 चीज़ों का हमारे पास मिक्सचर है, जो हमारे पास एक कंपार्टमेंट के अंदर या एक चैम्बर के अंदर स्टोर है, तो हम उसको पल्प का नाम दे रहे हैं। अब ये हमारे पास जो है, फ़र्ज़ कर लें एक चैम्बर है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो भी मिक्सचर या जो भी मटेरियल या जो भी मैट्रिक्स जमा हुआ है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे हैं, डेंटल पल्प कह रहे हैं। अभी डेंटल पल्प की जो बाउंड्री जो हमारे पास क्राउन में है, इसको हम क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं, पल्प चैम्बर। और जो रूट में इसकी बाउंड्रीज़ हैं उसको हम क्या कहते हैं, रूट कैनाल, या हम इसको पल्प कैनाल भी कहते हैं। सही है, समझ आ गई। यानी डेंटल पल्प हमारे पास एक बाउंड्री के अंदर, एक कैविटी के अंदर, एक चैम्बर के अंदर मौजूद है, और चैम्बर को हम कोरोनली अगर देखें तो हम पल्प चैम्बर कहते हैं, और अगर हम उसको रूट में देखें तो हम उसको रूट कैनाल या पल्प कैनाल भी कहते हैं। तो इसके अंदर जितना मैट्रिक्स हमारे पास जमा है उसको हम डेंटल पल्प कहते हैं। सही है, आसान सी हो गई बात। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि डेंटल पल्प जो है हमारे पास, इसमें मौजूद क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो डेंटल पल्प होता है हमारे पास, इसमें बेसिकली हमारे पास 3 मेन चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में हमारे पास नर्व्स और वेजल्स आ जाते हैं, और हमारे पास कुछ WBC जिसमें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ले लेते हैं, और कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट हमारे पास होते हैं पल्प के अंदर। ये 3 चीज़ें हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पास एक जेल लाइक मैट्रिक्स बनाती हैं, और उसी जेल लाइक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। सही है, आसान से हो गई, समझ आ गई बात कि हमारे पास नर्व्स, वेजल्स, WBCs और सेल्स जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मिक्स होके, और ये सब एक सेमी फ्लूइड जेल की शक्ल के अंदर, उसकी सूरत के अंदर हमारे पास चैम्बर और रूट कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, डेंटल पल्प कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास जो नर्व एंड वेजल्स हैं वो हमारे पास डेंटल पल्प के अंदर एंटर कहाँ से होती हैं। सही, ये हमारे पास रूट का पोर्शन है, और ये हमारे पास रूट कैनाल जो है वो यहाँ पर आके, देखिए रूट कैनाल जो है ना वो नीचे से क्लोज नहीं होती। जो रूट कैनाल्स है ना जिसमें हमारे पास पल्प है वो नीचे से क्लोज नहीं होती, वो नीचे से ओपन होती हैं। ठीक है, तो हम इनकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, हम इसकी ओपनिंग को कहते हैं अबाइकल फोरामेना। ठीक है, 2 है तो फोरामेना, 1 है तो फोरामेन। सही है, तो इस हमारे पास ओपनिंग का फ़ायदा क्या होता है, इस ओपनिंग का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जितनी भी ब्लड वेजल्स और नर्व्स हैं वो यहीं से एंटर होती हैं और यहीं से एग्जिट आउट करती हैं। यानी यहीं से ब्लड वेजल्स अंदर आएंगे और उसको सारा ब्लड सप्लाई देंगे, और यहीं से वो नर्व्स जो हैं वो बाहर भी निकलेंगे, ब्लड वेजल्स भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, ब्लड वेजल्स हमारे पास ब्लड सप्लाई के लिए, नर्व हमारे पास कोई भी स्टिमुलस डिटेक्ट करने के लिए मौजूद होता है। सही है, तो हमारे पास अपाइकल फोरामेन ये चीज़ होती है, और यहाँ से हमारे पास सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स आ रही होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 मेन चीज़ें मौजूद हैं, वेजल्स, नर्व्स, सेल और WBCs। ठीक है, इसमें हमने पल्प के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। अच्छा, WBC जो है ना वो बेसिकली सेल्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी तो सेल्स ही है ना हमारे पास एक तरीके से। हमारे पास कौन कौन से WBCs प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम सेल के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप प्रेजेंट इन डेंटल पल्प इज ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट हमने पढ़ा हुआ है, अभी हम जिस वक्त से पढ़ते आ रहे हैं, ये डेंटिन को सिक्रीट करता है। तो हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन को सिक्रीट करते हुए आके किसकी पेरिफेरी में हमारे पास स्टॉप हो जाता है, पल्प की पेरिफेरी में। तो बेसिकली पल्प की पेरिफेरी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। और यही ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास
थ्रू आउट द लाइफ स्लोली सेकेंडरी डेंटिन जो है वो सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली पल्प मैंने बनाया है, पल्प चैम्बर और पल्प कैनाल्स। तो ये हमारे पास इसकी पेरिफ्री में क्या प्रेजेंट है, इसकी पेरिफ्री में हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट प्रेजेंट है। और ये ओडोंटोब्लास्ट हमारे पास, इनका बस एक ही काम है हमारे पास कि ये हमारे पास सेकेंडरी डेंटिन सिक्रीट करते हैं स्लोली थ्रू आउट दी लाइफ। और अगर कहीं से डेंटिन हमारे पास रप्चर हो जाए तो यही ओडोंटोब्लास्ट जो है हमारे पास जो न्यू डेंटिन फॉर्म करेंगे तो उसको हम टर्शरी डेंटिन कहेंगे। और इन ओडोंटोब्लास्ट का हमारे पास एक और भी काम है कि हमारे पास ये जो है इनमें ऐसी सलाहियत भी होती है, जैसे WBCs हमारे पास स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं यानी एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, तो ये सलाहियत हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट में भी होती है कि वो कभी कभार हमारे पास जो है एंटीजन को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं। सही है कि अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई पैथोजन अंदर आ जाए, कोई पैरासाइट आ जाए तो उसको भी ये ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सही। अब ये ओडोंटोब्लास्ट की एक ख़ास बात क्या है कि ये ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डिवाइड नहीं होते, यानी इनमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होती। तो ये ओडोंटोब्लास्ट कभी भी अपने आप को डिवाइड करके टू में नहीं करेंगे। सही है, ये एक ही ओडोंटोब्लास्ट है और वही ओडोंटोब्लास्ट जो है वो काम करे। ठीक है, अब नए ओडोंटोब्लास्ट कहाँ से आएंगे वो हम आगे जाके थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यानी अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, डेंटिन लॉस हो जाए, अगर डेंटिन के साथ ये ओडोंटोब्लास्ट भी लॉस हो जाए तो ये ओडोंटोब्लास्ट गया, अब ये ओडोंटोब्लास्ट दोबारा नहीं आएगा, ना इसका नेबरिंग ओडोंटोब्लास्ट जो है वो नया ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म करेगा, बस ये ओडोंटोब्लास्ट हो गया लॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट का एक ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिवाइड नहीं होते। सही। अब जैसे जैसे ओडोंटोब्लास्ट जो है हम सेकेंडरी डेंटिन सिक्रीट करते रहते हैं, तो सेकेंडरी डेंटिन सिक्रीट करते करते हमारे पास ये और नीचे नीचे आते रहते हैं। तो इससे हमारे पास एक और नुकसान क्या होता है कि हमारे पास जो पल्प चैम्बर है ना, इसकी लेंथ जो है ना वो छोटी होती रहती है, यानी पल्प चैम्बर हमारे पास जो है वो श्रिंक होता रहता है। यानी जैसे जैसे हमारे पास एज बढ़ती रहेगी और ओडोंटोब्लास्ट सेकेंडरी डेंटिन सिक्रीट करता रहेगा, डेंटिन थिक होता रहेगा और जिसकी वजह से हमारे पास पल्प जो है वो शॉर्टर होता रहेगा। तो ये अब सेकेंड टाइप का सेल जो हमारे पास प्रेजेंट होता है पल्प में, उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब फिब्रोब्लास्ट का आपको पता है हमारे पास काम क्या है। फिब्रोब्लास्ट का काम होता है हमारे पास कोलेजन फॉर्म करना। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमारे पास है ना, उसमें होते ही हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो भी कोलेजन फाइबर्स हमारे पास फॉर्म करता है वो बेसिकली हमारे पास फिब्रोब्लास्ट ही फॉर्म करता है। और इस फिब्रोब्लास्ट की वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म करता है ना, उससे हमारे पास क्या होता है कि एक सपोर्ट मिल रही होती है। ठीक है, एक सपोर्ट मिल रही होती है उसको। हमारे जो पल्प चैम्बर है, जैसे पता है इस पल्प चैम्बर के अंदर कोई स्केलेटन का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये कोई स्केलेटन तो प्रेजेंट नहीं है। तो जो कोलेजन फाइबर्स का एक नेटवर्क है, फिब्रोब्लास्ट का एक नेटवर्क प्रेजेंट है ना, वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को वो फॉर्म भी कर रहा है। तो बस हमारे पास इतना सा काम है फिब्रोब्लास्ट का। ठीक है, अब हम एक हमारे पास आते हैं स्टेम सेल्स। लेकिन स्टेम सेल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिफेंस सेल बता दूं, जो बेसिकली हमारे पास एक तरीके से WBC से आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ डिफेंस सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारे पास किसी भी एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और ये हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और हमारे पास डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और मास्ट सेल। ठीक है, 4 हो गए हमारे पास, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और हमारे पास मास्ट सेल। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के हमारे पास जो है डिफेंस सेल्स होते हैं। कभी कभार BCQ भी हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस सेल इज़ नॉट प्रेजेंट इन पल्प। तो ये 4 होते हैं और उनमें से एक जो होगा वो नहीं होगा। सही है। अच्छा, टी लिम्फोसाइट्स को बता दें कि अगर टी लिम्फोसाइट्स हैं तो इसका मतलब है कि बहुत माइनर क्वान्टिटी में B लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टेम सेल पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द डेंटल पल्प। ठीक है, स्टेम सेल हमारे पास सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लें। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये है हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट है और ये हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट है और इसी ओडोंटोब्लास्ट के नीचे हमारे पास एक और सेल की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, और स्टेम सेल्स होते क्या हैं, बेसिकली स्टेम सेल्स हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। मतलब ये ऐसे सेल्स हैं कि जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये कुछ भी बना सकते हैं और अभी ये अनडिफरेंशिएट है, यानी ये कोई डिफरेंशिएटेड सेल नहीं है, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। जैसे ये ओडोंटोब्लास्ट है, ये एक डिफरेंशिएटेड सेल है, इन्होंने डेंटिन सिक्रीट करना है। लेकिन स्टेम सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, यानी अगर यहाँ से डेंटिन लॉस्ट हो गया
तो दूसरा ओडोंटोब्लास्ट कहाँ जाएगा, तो ये स्टेम सेल जो है ना, ये अपने आप को चेंज कर लेंगे ओडोंटोब्लास्ट में, और फिर ये इसकी जगह पे आके यहाँ पे डेंटिन सिक्रीट करना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर हमारे पास कोई और भी हमारे पास इंजरी हो जाए, उसकी वजह से हमारे पास कोई और स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाए, कोई वेजल्स में इंजरी हो जाए, तो ये स्टेम सेल जो है वहाँ पे जाके वो सेल फॉर्म कर लेंगे और उसका फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम इनको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि ये हमारे पास कोई भी सेल फॉर्म करके उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, पल्प की पेरिफेरी में, वहीं पे जहाँ पे हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट के नीचे और बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है, ये है हमारे पास स्टेम सेल्स। ठीक है, हमने सारे सेल्स भी कवर कर लिए हैं और WBCs का टॉपिक भी हो गया। अब हम जो है, अब बहुत थोड़ा सा रह गया, यानी इतना इसमें है भी नहीं, एक आखिरी बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। वैसे तो नहीं लिखी हुई, लेकिन डायग्रामेटिक तरीके से मौजूद है कि पल्प की जो है वो लोकेशन वाइज सेल्स रीजन एरियाज कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास सबसे पहले आ गया डेंटिन। डेंटिन के नीचे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, ये है हमारे पास लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, इसको हमने कह दिया ओडोंटोब्लास्टिक लेयर। इस ओडोंटोब्लास्टिक लेयर के नीचे जो दूसरा रीजन आता है वो हमारे पास थोड़ा सा फ्री होता है, तो हम उस रीजन को क्या कहते हैं, सेल फ्री रीजन। सही है, बेसिकली यहाँ से पल्प तो स्टार्ट हो गया ना, तो पल्प के हम रीजन्स बता रहे हैं। सेल फ्री रीजन के बाद हमारे पास फिर से एक सेल रिच रीजन आता है, जिसके अंदर भी मौजूद होते हैं सेल, और ये हमें पता है कि स्टेम सेल्स भी होंगे और डिफरेंट तरह के सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेल रिच जोन। उस सेल रिच जोन के बाद हमारे पास जो बीच में आ जाता है, तो हमारे पास डेंटल पल्प आ जाता है। ठीक है, और उस पल्प में हमारे पास वही ब्लड वेजल्स, नर्व और फिब्रोब्लास्ट का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो ये चीज़ें होती हैं। सही है, तो ये हो गई हमारे पास आसान सी बात। अब बिल्कुल एक आखिरी छोटी सी बात है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं बुक की डायग्राम डिस्कस करूँगी, वो डायग्राम बुक में है। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो रूट में जो पल्प का चैम्बर होता है, उसको हम रूट कैनाल या पल्प कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब इस रूट कैनाल और पल्प कैनाल की खास बात क्या है कि ये है हमारे पास इसका अपाइकल फोरामेन, जो हमारे पास ओपन होता है। ठीक है, अब कभी कभार हमारे पास एक रूट के अंदर, यानी एक रूट के अंदर एक ही मौजूद होता है पल्प कैनाल, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे पास एक रूट के अंदर जो है हमारे पास दो दो रूट कैनाल्स मौजूद हो रहे होते हैं। यानी अगर आप आगे जब मोलर्स पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे कि एक रूट के अंदर हमारे पास दो पल्प कैनाल्स मौजूद हैं। तो दो पल्प कैनाल्स मौजूद होते हैं, तो दो अपाइकल फोरामेन भी मौजूद होते हैं। सही, लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सेसरी कैनाल्स हो जाती हैं। वह एक्सेसरी कैनाल्स हमारे पास कैसे होती हैं, वह एक्सेसरी कैनाल्स हमारे पास ऐसे होती हैं कि यूँ साइड से निकल कर पेरिफेरी में चली जाती हैं। ठीक है, और जब ये साइड से निकलेंगे तो यहाँ पे इनका अपना फोरामेना डेवलप होगा। तो ये हमारे पास जब इस तरह, ये ना ये रेयर केसेस में होता है, तो कॉमनली नज़र नहीं आता। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस डेवलप हो, या इस तरह के हमारे पास कोई रूट कैनाल फॉर्म हो, तो हम उसको एक्सेसरी कैनाल कहते हैं। सही है, और इसका भी अपना फॉर्मेन होता है, लेकिन इसकी खास बात ये कि हमारे पास बिल्कुल पेरिफेरी में जाती है, ये नीचे नहीं जाती। सही है, तो यहाँ पे हमने कर लिया है डेंटल पल्प ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं बुक में, और फिर बुक में हम देख लेते हैं कि हमारे पास पल्प में कौन कौन सी डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पल्प में हमारे पास इतनी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आ गई ये वाली डायग्राम। इसमें तो सिंपल इन्होंने जो है वो डेंटल पल्प ही शो किया हुआ है। अच्छा, इस डायग्राम में लोग क्या दिखा रहे हैं, इस डायग्राम में ये लोग आपको लेटरल ब्रांचेस और एक्सेसरी कैनाल दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह निकलते हैं एक्सेसरी कैनाल्स। सही है, तो इस तरह जो हमारे पास निकलेंगी वो है हमारे पास एक्सेसरी कैनाल्स। और देखें, ये आ गई बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर पल्प में किसी डायग्राम की इंपॉर्टेंस है तो सिर्फ ये है कि इसमें आपको बस बता रहे हैं कि हमारे पास रीजन। ठीक है, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये है हमारे पास डेंटिन। सही है, डेंटिन के बाद हमारे पास लेयर आ गई किसकी, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर के बाद हमारे पास एक सेल फ्री जोन आपको नज़र आ रहा है, फिर एक सेल रिच जोन आ रहा है, और फिर हमारे पास सेंट्रल कोर आ रहा है। इसमें भी आप देख लें कि डेंटिन है, और ए जो है वो हमारे पास सेल रिच, हाँ सेल रिच जोन है, नहीं सॉरी, ए हमारे पास ओडोंटोब्लास्टिक लेयर है, और बी हमारे पास सेल फ्री जोन आ गया, फिर सी हमारे पास सेल रिच जोन आ गया, और डी हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल पल्प कोर है, जिसमें हमारे पास फिब्रोब्लास्ट और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो
प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट दिखाया हुआ है। देखिए ये एक ओडोंटोब्लास्ट, ये हमारे पास यानी इसका यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट से प्रोसेस होगा तो रेटिनल ट्यूब्यूल फॉर्म करोगा। इसी के बराबर हमारे पास एक और ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली बस अपने ओडोंटोब्लास्ट के आपस में जंक्शन दिखाए हुए हैं। ओडोंटोब्लास्ट में भी आपस में कुछ जंक्शन होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज जो है वो करते रहते हैं। सही। तो बस मुझे लग रहा है कि इसमें यही डायग्राम इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा कोई मुझे डायग्राम इम्पॉर्टेंस नहीं लग रही। ठीक है। बस ये यहाँ पे बस अपेकल फोरामेन से दिखाया हुआ है कि किस तरह जो है हमारे पास एक ही अपेकल फोरामेन से सारी जो है ब्लड वेसल्स जा रही हैं और वो एंटर हो रही हैं। और ये हमारे पास देखिए ओडोंटोब्लास्ट क्लियर, ये प्री रेटिन, रेटिन, ये सारी हमारे पास वही बातें हैं जो हम रेटिन में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आगे सारी बातें बहुत रिपीट होंगी तो इंशाल्लाह आपको ऐसा सब समझ आ रहा होगा। ठीक है। तो इतना आसान था हमारा पर, हमने इसको इतनी जल्दी कवर कर लिया। अब इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा सीमेंटम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।